छठे सप्ताह के चौथे लेक्चर में आपका स्वागत है। हमने पार्टिकल के डिस्क्रीट कलेक्शन को देखा जो एक साथ कपल थे, और फिर हमने यह सीमा ली कि पार्टिकल के बीच की दूरी शून्य हो जाती है, इसलिए वे एक साथ पास आते हैं और कंटिन्यूअम बनाते हैं, जिस स्थिति में यह एक स्ट्रिंग की तरह हो जाता है। इसलिए हमने स्ट्रिंग के सामान्य मोड ऑसिलेशन को देखा। तो यहाँ शीर्षक कहता है कि यह आवधिक संरचना में ट्रांसवर्स वेव के बारे में है, ताकि आप सोच सकें कि इनमें से प्रत्येक लाल बिंदु एटॉमिक हो सकता है और उनके बीच की दूरी इक्वल हो सकती है। एक व्यक्ति इन दोनों के बीच की दूरी के बारे में सोच सकता है और प्रत्येक को आवधिक पर प्रकार की लैटिस में रखा जाता है, और हम देखना चाहते हैं कि इस तरह के सिस्टम में ट्रांसवर्स वेव का क्या होता है। यहाँ आमतौर पर एटॉमिक या आयन में कोई स्ट्रिंग नहीं होता, इसलिए यहाँ जो टेंशन है उसके स्थान पर इन परमाणुओं के बीच बल हैं, जो रिस्टोरिंग बल प्रदान करने के लिए उत्तरदायी हैं। तो दूसरे शब्दों में स्टिफनेस कांस्टेंट वास्तव में इन परमाणुओं या आयनों के बीच की बल से पैदा होता है। तो आप कह सकते हैं कि एक क्वांटिटी टी बटाए, जहां टी टेंशन का निरूपण नहीं करता है, लेकिन इन परमाणुओं के बीच बल जो इस समस्या के लिए स्टिफनेस कांस्टेंट के समान निरूपित है। तो जैसे कि मैंने इन लाल बिंदुओं के बीच रेखाएं नहीं खींची हैं जो आप यहां देख रहे हैं, और यह फाइनाइट क्रिस्टल होने जा रहा है, इस अर्थ में यह अनंत नहीं है, इसलिए यह कहीं रुकने वाला है। और यहां हम वेव समीकरण नहीं ले सकते क्योंकि हमारी सिस्टम स्पष्ट रूप से असतत है। इसमें परमाणुओं के ये असतत सेट हैं। हम यहाँ कंटिन्यूअम लिमिट नहीं ले सकते, इसलिए हम उस डिस्क्रीट वर्जन के साथ काम करेंगे जो हमने पहले देखा था। तो मैं पहले उस समीकरण को फिर से लिखकर शुरू करता हूँ। इसलिए m एटॉमिक का द्रव्यमान है और y विस्थापन निश्चित रूप से है। यह समय और पोजीशन दोनों पर निर्भर करता है। पोजीशन कंटिन्यूअम नहीं है, इसे इस क्वांटिटी r से इंडेक्स किया जाता है, इसलिए यह आपको रेखा के साथ पोजीशन बताता है। उदाहरण के लिए r का अर्थ एटॉमिक होगा। मुझे मान लेना चाहिए कि y विस्थापन जो ए पोजीशन का फंक्शन है और t r इंटू e पावर i ओमेगा t माइनस के x है, लेकिन यहाँ x डिस्क्रीट है। तो मुझे यहाँ यह जानकारी भी रखने दें, इसलिए ए आर ई पावर i इंटू ओमेगा टी माइनस के इंटू आर ए। इसलिए मैंने कहा है कि x जो ए सतत पोजीशन हो सकती है r इंटू निश्चित रूप से दो क्रमिक परमाणुओं के बीच की दूरी है। तो अब हमें जो करने की जरूरत है वह यह है कि दूसरे डेरिवेटिव की गणना करें और इसे यहाँ गति के समीकरण में प्लग करना है। तो मेरे पास यह y डॉट और y डबल डॉट है। अगर मैं इसे गति के समीकरण में प्लग करता हूं तो मुझे यह प्राप्त होगा, और निश्चित रूप से कुल मिलाकर g बटा m a है। तो यह काफी सरल हो जाएगा, इसलिए मुझे पदों को रद्द करने के बाद प्राप्त होगा। मुझे माइनस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टी बटा m a होगा। तो यहाँ मुझे ई पावर माइनस आई के ए प्लस ई पावर आई के ए माइनस 2 मिलता है। यह देखने में आसान है कि जहां तक इस ब्रैकेट के भीतर की क्वांटिटी का संबंध है, यह पूरी बात इस प्रकार लिखी जा सकती है। और यदि आपके पास e पावर माइनस आई के ए बटा 2 माइनस ए पावर माइनस आई के ए 2 जैसी संरचना है, स्पष्ट रूप से आप इसे साइन फंक्शन के रूप में लिख सकते हैं। बेशक मैं इस तरह
कुछ क्वांटिटी से गुणा और विभाजित करता हूँ, तो अब हमारे पास वह सब कुछ है जो हमें चाहिए। माइनस ओमेगा स्क्वायर टी बटा एम के इक्वल है, और यह इस ब्रैकेट के अंदर की क्वांटिटी है, साथ में 4i² साइन फंक्शन होगा। इसलिए मुझे साइन स्क्वायर का के बटा 2 गुणा 4i² से मिलेगा। i² माइनस 1 है, और इसके साथ लेफ्ट हैंड साइड i माइनस 1 को कैंसिल कर दूंगा। अंतिम सामान्य मोड फ्रीक्वेंसी 4t बटा एम ए गुणा साइन स्क्वायर के बटा 2 में बदल जाएगी। तो ये सामान्य मोड फ्रीक्वेंसी हैं जिनकी हमें इस समस्या के लिए ज़रूरत होती है। अब यदि आप याद करें तो हम पहले ही समान स्थिति के लिए सामान्य मोड फ्रीक्वेंसी के लिए समीकरण प्राप्त कर चुके थे। उन पार्टिकल के मामले में जो स्प्रिंग से जुड़े होते हैं और पार्टिकल दूर होते हैं, तो उस मामले में मुझे उस मामले के लिए सामान्य मोड फ्रीक्वेंसी को फिर से लिखना चाहिए, जो कि ओमेगा स्क्वायर के अनुरूप होगा। 2t बटा एम इंटू 1 माइनस जे पाई एन प्लस 1 से विभाजित है, जहां जे सामान्य मोड का इंडेक्स है और एन पार्टिकल की संख्या है। ये दो समीकरण, यह और यह, एक दूसरे के साथ सहमत होंगे, परंतु हम यह पहचान करनी होगी कि के बटा 2 जे पाई के इक्वल है, जो 2 इंटू एन प्लस 1 में विभाजित है। इसलिए हम सामान्य मोड फ्रीक्वेंसी के लिए प्राप्त समीकरण के दो सेटों की तुलना कर रहे हैं। एक उस समस्या के लिए जो हम अभी कर रहे हैं, जो क्रिस्टल में परमाणुओं का समूह है, और दूसरा स्ट्रिंग द्वारा जुड़े पार्टिकल का सेट था। अब हमारे पास कंडीशन है कि हम आगे जाने के लिए उपयोग कर सकते हैं। हम यह भी जानते हैं कि ए टाइम्स एन प्लस 1, इसलिए यह मान लेते हैं कि हमारे पास क्रिस्टल में एन एटॉमिक हैं। ए टाइम्स एन प्लस 1 इक्वल है एल, जो कि क्रिस्टल का कुल डायमेंशन या लंबाई है। हम इस स्थिति का इक्वेट करके सीधे इसकी इक्वल कर सकते हैं। इसलिए याद रखें कि यह वह स्थिति है जिसे हमने पिछले मॉड्यूल में प्राप्त किया था और आगे स्टैंडिंग वेव की वेवलेंथ की अनुमति दी थी। यहाँ वर्तमान समस्या जो हम कर रहे हैं वह एन परमाणुओं की सिस्टम के तुल्य है, जो रैखिक लैटिस में व्यवस्थित होती है, और इस मामले में दो वॉल के बजाय दो सिरों पर आपके पास सिस्टम समाप्त हो रहा है, और निश्चित रूप से इससे परे कुछ भी नहीं है। इसलिए आप उम्मीद कर सकते हैं कि इस मामले में स्टैंडिंग वेव स्थापित की जानी चाहिए। इसलिए हम सीधे उन परिणामों का उपयोग कर सकते हैं जो हमें स्टैंडिंग वेव के लिए मिले थे। तो यह परिणाम मुझे बताता है कि लैम्ब्डा एन, जो एनवे मोड की वेव लेंथ है, 2L को n से विभाजित किया जाता है। इसलिए मैं इस परिणाम का उपयोग करने जा रहा हूं, जो कि लैम्ब्डा एन 2L बटा एन के इक्वल है। इसका मतलब यह होगा कि यह क्वांटिटी, जो कि L है, सामान्य मोड की वेवलेंथ से निम्नानुसार संबंधित हो सकती है। इसलिए L जो है इंटू एन प्लस 1 के इक्वल होगा कुछ p टाइम्स लैम्ब्डा को 2 से विभाजित किया जाता है। तो यह सब मुझे बताता है कि मेरे पास क्रिस्टल की कुल लंबाई हाफ वेवलेंथ का इंटीजर टाइम्स होना चाहिए। तो यह p इंटीजर है।
लेकिन फिर यह वह परिणाम है जो हमने पहले के मॉड्यूल में स्टैंडिंग वेव के मामले में देखा था। इसलिए परिणाम अपने आप में कोई नई बात नहीं है, लेकिन हम केवल उसी परिणाम का उपयोग कर रहे हैं जिसकी कुल लंबाई को हाफ वेव लेंथ की ठीक ठीक इंटिजर नंबर का समर्थन करना है। केवल इस स्थिति से हम यह पता लगा सकते हैं कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी वेवलेंथ कौन सी है जिसे समर्थित किया जाएगा। उदाहरण के लिए मुझे इस संबंध को फिर से लिखने दें ताकि मेरे पास n+1 इक्वल p/2 इंटू लैम्ब्डा के इक्वल हो। मुझे लैम्ब्डा बटा ए एक्सप्रेशन लिखने दें, इसलिए लैम्ब्डा बटा ए 2 इंटू n+1 को p से विभाजित किया जाएगा, इसलिए p यहाँ निश्चित रूप से उनके अनुरूप है। यह इंटिजर है जो सामान्य मोड के इंडेक्स से मेल खाता है, तो n इक्वल एक फंडामेंटल मोड के अनुरूप होगा और वह एनर्जी में सबसे कम होगा। और वह भी सबसे बड़ी वेवलेंथ के अनुरूप होगा, इसलिए यहाँ वेवलेंथ बड़ा होगा यदि p न्यूनतम है, और न्यूनतम जो आपके पास हो सकता है वह 1 है, जिसका अर्थ यह होगा कि सबसे बड़ा या सबसे लंबा वेवलेंथ जिसे आप संभवतः इस क्रिस्टल में स्थापित कर सकते हैं, लैम्ब्डा के इक्वल 2 इंटू n+1 इंटू ए के अनुरूप होगा, और n+1 इंटू ए निश्चित रूप से क्रिस्टल की लंबाई है जिससे कि s2l हो। तो स्पष्ट रूप से यह सबसे लंबी वेवलेंथ है जिसे आप सेट कर सकते हैं। इसी तरह हम तर्क कर सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं कि इस मामले में कम से कम संभावित वेवलेंथ क्या प्राप्त किया जा सकती है ताकि ऐसा हो सके सबसे बड़ा संभव p वैल्यू के लिए, और इस मामले में सबसे बड़ा संभावित p वैल्यू केवल n+1 होगा। इसलिए यह सबसे छोटी वेवलेंथ संभव है और यह सबसे लंबी वेवलेंथ संभव है। आइए अब इस मामले पर ध्यान फोकस करें। यह सत्यापित करना आसान है कि साइन k बटा वो 1 के इक्वल है, और यह इसलिए है क्योंकि k इक्वल पाई है। अब सबसे छोटी वेवलेंथ के इस विशेष मामले के लिए जहां लैम्ब्डा 2a के इक्वल है, मैं जानना चाहता हूं कि वाई आर गुणा बटा वाई आर प्लस 1 का अनुपात क्या है। वाई आर बटा वाई आर प्लस 1 उस समीकरण से जो हमने पहले लिखा था ई पावर आई ओमेगा टी कैंसिल कर देगा, ई पावर माइनस के आर ए दिखाएगा। तो वाई आर से वाई आर प्लस 1 का अनुपात ई बटा ई पावर आई के ए होगा, और हम जानते हैं कि ए इस मामले में सबसे छोटी वेवलेंथ ए पाई के इक्वल है। तो यदि मैं इस मान को यहां प्लग करता हूं तो मुझे ई पावर माइनस आई पाई मिलेगा जो -1 के इक्वल है। तो यह मुझे बताता है कि पड़ोसी परमाणुओं के विस्थापन सबसे बड़े मोड के विपरीत साइन हैं। फिर से अगर आपको याद है कि यह परिणाम है जो हमने स्ट्रिंग द्वारा जुड़े हुए पार्टिकल से में प्राप्त किया था, बिल्कुल वही परिणाम है कि सबसे बड़ा मोड पड़ोसी पार्टिकल का बटा ए पाई के फेज से होता है। अब हम अपने लक्ष्य पर वापस आते हैं। समीकरण सामान्य मोड फ्रीक्वेंसी के लिए, इसलिए मुझे इसे फिर से लिखने दें। आइए अब हम उस लिमिट पर विचार करें जबकि a/2 छोटा हो, या जबकि छोटा हो तो वास्तव में एक कांस्टेंट होता है, इसलिए केवल वेरिएबल है जो k की तरह है। और चलिए k की लिमिट लेते हैं।
जो शून्य करने के लिए प्रवृत्त है। उस स्थिति में यह लिमिट सामान्य मोड फ्रीक्वेंसी 40/m में होनी चाहिए। तो साइन थीटा को थीटा के रूप में रिप्लेस किया जा सकता है क्योंकि थीटा की लिमिट बहुत छोटी है, इसलिए यह मुझे के होल स्क्वायर बटा 4 देगा। तो ओमेगा स्क्वायर टी बटा एम ए इंटू के स्क्वायर ए स्क्वायर होगा। इसलिए आखिरी परिणाम टी बटा एम इंटू के स्क्वायर इंटू ए होगा। उसकी लिमिट में फ्रीक्वेंसी होगी जबकि ए बटा 2 काफ़ी कम हो। अब जबकि मेरे पास ओमेगा स्क्वायर के लिए यह एक्सप्रेशन के बटा 2 छोटा होने की लिमिट में है, मैं अब फेज वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन प्राप्त कर सकता हूं। यदि हमें याद है कि सी ओमेगा बटा के इक्वल है जहां सी फेज वेलोसिटी है, इसलिए यदि मैं अपनी एक्सप्रेशन पर वापस जाता हूं तो मैं ओमेगा स्क्वायर बटा के स्क्वायर के लिए एक्सप्रेशन लिख सकता हूं। सी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बटा के स्क्वायर होगा और वह टी बटा एम के इक्वल होगा जो कि टी बटा रो के इक्वल होना चाहिए। इसलिए लिमिट में फेज वेलोसिटी जब के बटा 2 छोटा है जी स्क्वायर रूट बटा रो होगा। अब दूसरे मामले पर चलते हैं जब के बटा 2 वास्तव में छोटा नहीं है और इस मामले में पूर्ण समीकरण के साथ काम करना होगा। मेरे पास मेरी सामान्य नॉर्मल मोड फ्रीक्वेंसी होगी जो कि 4t बटा एम इंटू साइन स्क्वायर के बटा 2 है। इसलिए सामान्य तौर पर फेज वेलोसिटी सी ओमेगा बटा के होता है। इसलिए आने वाले समय की पूर्वानुमान में मुझे इसे के से 2 से विभाजित करने दें और के से 2 गुणा करें। अब यदि आप इस एक्सप्रेशन को सरल बनाते हैं तो मुझे निम्नलिखित परिणाम प्राप्त होने जा रहे हैं। इसलिए यहां मेरे पास रूट टी बटा रो गुणा साइन के बटा 2 आर होगा जो के बटा 2 से विभाजित होगा। इसलिए मैं इसे सी के रूप में लिख सकता हूं, यह ध्यान में रखते हुए कि सी छोटे के लिए फेज वेलोसिटी है। इसलिए यह सी बटा साइन के बटा 2 विभाजित के बटा 2 में होगा। इसलिए सामान्य स्थिति में फेज वेलोसिटी जहां के बड़ा है के पर निर्भर करता है, जिसका अर्थ है कि के लैम्ब्डा पर निर्भर करता है। इसलिए फेज वेलोसिटी वास्तव में लैम्ब्डा पर निर्भर करता है, जिसका अर्थ है कि अलग अलग वेवलेंथ अलग अलग गति से प्रोपगेट होने जा रहे हैं। इसलिए आप फिनोमिनन को होते हुए देखेंगे जिसे परिक्षेपण कहा जाता है, देख सकेंगे। इसलिए इस भाग को संक्षेप में प्रस्तुत करें ताकि इस सीमा में एटॉमिक स्पेसिंग फेज वेलोसिटी में नहीं आती है। इसलिए इस लिमिट में यह कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका एटॉमिक स्पेसिंग फेज वेलोसिटी उस क्वांटिटी से स्वतंत्र है। दूसरी ओर, जब बड़े के की सीमा परमाणुओं के बीच की दूरी इस तरह के क्रिस्टल में स्थापित स्टैंडिंग वेव मायने रखती है, तो उनकी वेवलेंथ के आधार पर वेव के फेज वेलोसिटी को निर्धारित करती हैं। तो इस अध्याय के साथ मैं इस मॉड्यूल को खत्म करता हूं और आगे हम कुछ और प्रॉब्लम करेंगे।